सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, जो कि आपका वैल्यू एडिशन कोर्स है। उसका पूरा कंटेंट इस वीडियो में है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। आपको इस वीडियो के अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मुझ पर बहुत आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको पूरा जो कंटेंट है वो कवर हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप ना कर पाएँ और आप पूरा स्कोर कर पाएंगे। फर्स्ट इज द आर्ट ऑफ रीडिंग फिक्शन। देखो, रीडिंग फिक्शन को सिंपल टर्म में देखा जाए तो लोगों को लगता है कि सिंपल पास टाइम है जहाँ पे आप स्टोरी पढ़ लेते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। लेकिन जो आर्ट है रीडिंग फिक्शन की वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप पास टाइम के लिए सिंपल मज़े में से पढ़ रहे हैं। इसमें एक सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ इंगेजमेंट होता है नरेटिव के साथ। जो नरेटिव ने लिखा है आप उसके साथ इंगेज करते हैं। रीडर मस्ट नॉट ओनली फॉलो द सर्फस लेवल प्लॉट एंड करेक्टर बट ऑल्सो द अंडरनेथ ऑफ लेवल मीनिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपने लिख लिया सिंपल, आपने वो लाइन पढ़ ली है बस इतना, लेकिन आपको रीड बिटवीन द लाइन भी करना आना चाहिए। मतलब जो अंदर अनरेड द लेयर ऑफ मीनिंग है वो आपको समझ आना चाहिए। इसके वेरियस एक्सपेक्ट में पहला आता है एंगेजिंग विद द थीम एंड सिंबल। थीम क्या होता है? थीम का मतलब होता है कि वो मैसेज या आइडिया जो ऑथर आपको इस स्टोरी के थ्रू देना चाहता है। जैसे कि वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक इंक्लूड करता है लव, लॉस, आइडेंटिटी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस। जो फिक्शन रीडर होते हैं ना, उनको इस चीज़ के बियॉन्ड देख के जाना पड़ता है कि क्या स्टोरी लाइन थी, उसका लार्ज चीज़ पे क्या थीम होगा, क्या ऑथर कनेक्ट करना चाह रहा है, वो सब सोचना पड़ता है और देखना पड़ता है। देन होता है सिंबलाइज्म। सिंबलाइज्म का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट या फिर कैरेक्टर जो किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहा हो, किसी कॉन्सेप्ट को। जैसे कि अगर एक सिंपल फ्लावर देखो तो हो सकता है कि वो सिंपल फ्लावर का मतलब सिर्फ सिंपल फ्लावर ही ना हो, बट कि फ्रिगनैलिटी या फिर रिन्यूअल हो। तो मतलब आपको देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। देन अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्टेक्स्ट, सेटिंग एंड कल्चर न्यूसेंस। हर एक जो पीस ऑफ फिक्शंस होता है ना, वो किसी स्पेसिफिक कॉन्टेस्ट में होता है, लाइक या जैसे कि हिस्टोरिकल पीरियड, पर्टिकुलर सोशल सेटिंग या कल्चरल ड्रॉप। आपको उस पूरी चीज़ को समझने के लिए वो पीरियड या उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट भी समझना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं जो ग्रेट डिप्रेशन या वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में बता रही है, तो आपको उसका हिस्टोरिकल इवेंट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप उस नॉवल से कनेक्ट कर पाएँ, उस चीज़ को समझ पाएँ। इसके साथ साथ कल्चरल नॉइसेंस भी ज़रूरी होता है। जैसे कि कम्युनिटी के बारे में, किसी ट्रेडिशन, रीजन के बारे में, उस कैरेक्टर की वैल्यू, बिलीफ और एक्शन को जानने के लिए। देन एम्पैथी एंड कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर। जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होती है फिक्शन रीडिंग की, वो होती है कि आपको एम्पैथाइज करना कैरेक्टर्स के साथ। अगर एक रीडर कनेक्ट करना चाहता है कैरेक्टर्स के साथ तो उसे एम्पैथाइज करना ज़रूर आना चाहिए कैरेक्टर के साथ, ताकि वो उनके जो इमोशन है उनको एक्सपीरियंस कर सके। उनका जो कैरेक्टर्स का डिलेमा रीडर ने लिखा है, जो ऑथर ने कैरेक्टर्स का डिलेमा लिखा है, वो रीडर समझ पाए। ठीक है। देन fiction often present character with a complex emotional and more conflict. A well-readed fiction do not just follow the character action but also attempt to understand the internal world why they make a certain choice. मतलब कि आप अगर एक फिक्शन पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि हाँ करेक्टर ने ये डिसीजन ले लिया, बट आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि करेक्टर ने डिसीजन लिया, ठीक है, बट क्यों लिया, क्या कारण था उसने ये चीज़ करी, या किस चीज़ के साथ वो स्ट्रगल कर रहा है। उसके पर्टिकुलर इमोशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप एक पैसिव ना रहकर एक एक्टिव एक्सपीरियंस कर सको और एक एक्टिव रीडर बन सको। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालाइजिंग अ अंडरलाइंग मैसेज। रीडिंग फिक्शन के ज़रूरी होता है कि आपके पास एक क्रिटिकल अप्रोच हो। आपको सिर्फ थ्योरी को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना होता, बल्कि एक रा आर्ट जो होती है ना फिक्शन को रीड करने की, वो ये होती है कि आप बस सवाल पूछो कि वाई द ऑथर चूज सर्टेन इवेंट, व्हाट सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी कमेंट्री द नरेटिव मेक्स। मतलब किस वजह से हुआ है, किस वजह से ऑथर ने डिसीजन लिया, आपको वो सब देखना पड़ता है। इमर्सिंग इन अ वर्ल्ड क्रिएटर ऑफ द ऑथर। फिक्शन इज ऑफन अ पोर्टल टू अनदर वर्ड। फिक्शन में क्या होता है कि आप एक नए वर्ड का एहसास कर रहे हो, तो जहाँ पे रीडर आप, जैसे कि ऑथर ने एक नई फैंटिसाइज वर्ड के बारे में लिखा है, तो अगर रीडर उस चीज़ को पढ़ रहा है तो उस रीडर को ऐसा होना चाहिए कि उसके सामने वो वर्ड है, वो उस चीज़ को विजुलाइज करता होना चाहिए, वो कैरेक्टर की वॉइस को समझ पा रहा होना चाहिए, एक कनेक्शन गेन होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप ना उसी वर्ड में गुम गए हो। जैसे कि आप एक
आप देखते हो एक कार्टून, जैसे मान लो आप डोरेमोन देखते हो, तो आप डोरेमोन का जो एक वो गैजेट वाला वर्ड होता है ना, उसमें घुस जाते हो। तो इसी तरीके से आपको जब आप पढ़ रहे हो तो आपके ऑथर को इमेजिनेशन में घुस जाना होता है, बिल्कुल वैसा ही अपने आप को बिलीव करना होता है। क्वेश्चनिंग द चॉइस ऑफ कैरेक्टर एंड द ऑथर पर्सपेक्टिव। रीडिंग फिक्शन इज अबाउट द क्वेश्चनिंग। आपको चीज़ों के बारे में, करेक्टर की चॉइस के बारे में, उसके मोटिव के बारे में सवाल पूछना होता है कि क्यों किया उसने ये। आपको नैरेटिव के पर्सपेक्टिव को समझना होता है, ऑथर के व्यू पॉइंट को एग्जामिन करना होता है कि क्या क्या रीज़न थे कि ऑथर ने ये चीज़ लिखी, ऐसे क्यों लिखा, क्या बाइजनेस हुई, क्या आइडियलाइज्ड वर्जन था। आपको वो सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है। पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड जो अल्टीमेट पर्पस होता है फिक्शन को रीड करने का, वो होता है आपकी पर्सनल ग्रोथ। जो स्टोरी, कैरेक्टर या थीम प्रेजेंट किया जाता है, उसका एम होता है कि वो रीडर को इनकरेज कर सके कि वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सके। अगर आप कोई टीवी सीरियल देख रहे होते हो, आपको कोई या आप कोई स्टोरी देख रहे होते हो, तो अपने आप को आप रिकोनाइज कर पाते हो एज एन कैरेक्टर कि हाँ मेरी लाइफ में भी हुआ, तो आप कनेक्ट कर पाते हो। तो ऑथर का भी मेन एम यही होता है कि आप अपनी ग्रोथ कर सको या आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सको, पर्सनल रिफ्लेक्शन। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, द आज़ादी एज अ हिस्टोरिकल फिक्शन बाय छापा सिंह। आज़ादी छापा सिंह ने लिखी थी, जो कि एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, जो रियलिटी को जो फिक्शन को और रियलिटी जो थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, उसे ब्लेंड करके शो किया गया है एक हिस्टोरिकल इवेंट के तरह पे। ये जो नॉवल है वो वॉयलेंट आफ्टरमैथ दिखाती है पार्टीशन के बाद का, कि पार्टीशन हुआ, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उसके बाद का क्या सिनेरियो रहा, उस चीज़ को ये रिफ्लेक्ट करती है कैरेक्टर्स की हेल्प से। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ फिक्शन विद द होलिस्टिक इवेंट। आज़ादी जो है वो क्लियर एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल फिक्शन का, क्योंकि ये एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स को जो कि पार्टीशन है उसे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के साथ मिक्स करती है, और फ्रिक्शनल करेक्टर की हेल्प से ये हमें बताती है कि क्या रियलिटी रही उस टाइम पे। ये रीडर को उस टाइम पे जब पार्टीशन हुआ तो उन लोगों ने क्या इमोशनल एक्सपीरियंस किया, क्या फिजिकल साइकोलॉजिकल चीज़ें उनके साथ रही, वो सब रीडर को दिखाती है, मतलब एकदम रियलिटी उसे फील कराती है। इसे एक ड्राई या फैक्चुअल मैनर में नहीं बताती, बट एक फ्रिक्शनल नैरेटिव की तरह दिखाती है, जो कि ह्यूमन एलिमेंट लेकर आता है हिस्टोरिकल ऑकरेंस के अंदर। रिफ्लेक्शन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म। दिस नॉवल डेव इनटू द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म एंड फ्रीडम स्ट्रगल और इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। ये नॉवल हमें बताती है कि क्या साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट पड़ा कॉलोनिज्म का और फ्रीडम स्ट्रगल का एक इंडिविजुअल की लाइफ का। ये वो पीरियड को दिखाती है पार्टीशन के, जहाँ पे वायलेंट सेपरेशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बाद, और जिसकी वजह से ह्यूमंस ने कितना सफ़र करा बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। ये बुक इंडिपेंडेंस के उस ट्रॉमा को दिखाती है जो एक इंसान ने झेला है, एक इंसान का क्या पर्सनल ट्रॉमा, क्या पर्सनल लॉसेस हुए, वो सब बताती है। मतलब एक ओवरऑल लेवल पे नहीं, एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या इमोशन एक्सपीरियंस करे, वो चीज़ दिखाती है। देन थीम ऑफ आइडेंटिटी सेपरेशन ह्यूमैनिटी। इस नॉवल की जो थीम है वो है हमारा आइडेंटिटी सेपरेशन ह्यूमैनिटी। ये दिखाती है कि किस तरीके से माइग्रेशन करना पड़ा रिलीजियस डिवाइड की वजह से, फैमिलीज़ को, फ्रेंडशिप टूट गई, कम्युनिटी बिखर गई। नॉबल कैरेक्टर्स जो हैं वो बिलोंगिंग आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन करने लगे। एक इंसान को फोर्स किया गया कि वो चूज़ करे कॉन्फ्लिक्टिंग नेशनल कल्चर रिलीजियस आइडेंटिटी के बीच में, जिसके बीच में उसकी दोस्ती, लोगों की कनेक्शन सब खत्म हो गए। किस तरीके से लोगों को फोर्स किया गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएं, वो इमोशनल ट्रोमल में होके गुजरे हैं और उनके घर खो गए, उनसे लव्ड वन बिछड़ गए। वो सारी चीज़ इस चीज़ में दिखाई गई हैं। कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल uplift. In addition to the personal struggle, Azadi examined culture and social upheavals caused by the independence movement and partition. ये जो आज़ादी वाली नॉवल है, इसके अंदर जो कल्चर एंड सोशल अपहिल्स किए इंडिपेंडेंस की वजह से हुए पार्टीशन में, वो सब भी चीज़ें दिखाई गई हैं। नॉवल बताता है कि किस तरीके से हिस्टोरिकल चेंजेस आने की वजह से सोशल और कल्चर नॉर्म भी चेंज हुए, कैसे एक जो कम्युनिटीज़ थी जो बिल्कुल टूट गई, बीच में से अलग हो गई, रिलीजियस वायलेंस हुए, लोगों के डीप स्केयर्स रह गए हैं उनके अंदर, कि कैसे उन लोगों ने अपने लव्ड वन को खोआ। और ये वो सारे इवेंट्स को बताता है, दिखाता है कि हिस्टोरिकल ट्रॉमा जो लोगों ने झेला। और इस चीज़ को, इस नॉवल को पढ़ने के बाद एक इंसान ये महसूस कर पाता है कि किस तरीके से
लोगों ने वो सेपरेशन का ट्रॉमा झेला था जहाँ पे कल्चर और सोसाइटल टेंशन थी। और इसके साथ साथ ये इंट्रीगल पार्ट दिखाता है करेक्टर के इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का, कि उन्होंने बाद में कैसे अपने आप को सर्वाइव किया, वो सारी चीज़ें भी। नॉइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री थ्रू द पर्सनल लाइफ। Azadi frictional, historical frictional is an ability to provide a nuanced understanding of impact of history on a personal life rather than focusing on a broad political narrative or the factual aspect of independence. ये जो नॉवल है ये किसी एक फैक्चुअल एक्सपेक्ट को या फिर ब्रॉडर पॉलिटिकल नरेटिव को नहीं दिखाती, बल्कि ये दिखाती है कि एक पर्सनल की लाइफ पे, एक पर्सनल लाइफ पे इंसान का क्या फ़र्क पड़ा था एक हिस्टोरिकल इवेंट का, कि क्या इंसान ने पर्सनल कोर्स दी है उस आज़ादी की। ठीक है, हम कहते हैं कि महात्मा गांधी ने स्ट्रगल किया, सुभाष चंद्र बोस ने स्ट्रगल किया, बट आज़ादी के बाद जो ट्रॉमा लोगों ने झेला है, जो वैल्यू उन्होंने पे करी है अपने लव्ड वन को खो के, वो सारी चीज़ों को ये बताती है। एक इमोशनल रेजिडेंस ऑफ द स्टोरी एलिवेट द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, अलाउइंग रीडर टू बेटर अंडरस्टैंड द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल हु वर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस हिस्टोरिकल चेंजेस. Chapa Singh uses of partition as a microscopic of larger national struggle. Setting the novel during a partition period, Chapa uses the macrocosm of Indian struggle, freedom struggle and partition, and microcosm of individual and collective struggle. छापा सिंह ने क्या किया है कि उन्होंने पार्टीशन पीरियड को लेके एक मैक्रोजम दिखाया है फ्रीडम स्ट्रगल का, बट माइक्रोजम मतलब इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें बता के और कलेक्टिव स्ट्रगल को बता के उन्होंने उसे और नैरो डाउन किया है. Then the Kalyani in Anand Mat by the Bankim Chand Chattopadhyay. कल्याणी जो थी वो एक सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ की, जो कि एक इसेंशियल रोल प्ले करती है और वो दिखाती है वुमेन्स को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन. उसने जो ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट था वुमेन का लिटरेचर में, उसके बियॉन्ड जाके आनंद मठ ने कल्याणी को रिप्रेजेंट करा है. शी इज़ अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, स्ट्रेंथ एंड पैट्रियटिज्म, जिसके अंदर वो सारी आइडल क्वालिटी है जो एक इंडियन वुमेनहुड के अंदर होनी चाहिए ड्यूरिंग अ इंटेंस नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. कल्याणी एज अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस. कल्याणी को आनंद मठ ने एक ऐसी वुमेन की तरह पोर्ट्रे किया है जो कि अनकंडीशनली डिवोट है फॉर अ इंडियन इंडिपेंडेंस. उसने अपना सब कुछ छोड़ के अपने आप को डिवोट कर दिया फॉर अ कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस. उसका जो एक कैरेक्टर है वो कन्वेक्शनल जो रोल है औरतों का या मदर्स का जो दिखाया गया, हर जगह सुना गया उस टाइम पे, उससे बिल्कुल अलग है. वो दिखाता है कि किस तरीके से कल्याणी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में. थ्रू द नॉवल कल्याणी एक सेक्रीफाइस पर्सनल डिज़ायर की तरह शो की गई है कि कैसे उसने अपनी खुद की डिज़ायर्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और इवन वेलबींग ऑफ आर फैमिली फॉर ग्रेटर नेशनल कॉज. इवन अपनी जो फैमिली है उस चीज़ को भी छोड़ के सिर्फ नेशन के बारे में सोचा. शी हैज़ टेकन ऑन अ रोल ऑफ वॉरियर, नॉट जस्ट इन अ लिटरल सेंस ऑफ वर्ड बट ऑल्सो द इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, सपोर्टिंग हर हस्बैंड एंड डिवोर. मतलब उसको एक वॉरियर की तरह दिखाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो लिटरल सेंस में, बल्कि उसने अपने हस्बैंड को मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी. शी embodied the sublime selflessness associated with nationalist movement and collective good of nation. She prioritized over personal happiness and comfort. आनंद मठ ने दिखाया कि किस तरीके से कल्याणी ने कलेक्टिव गुड्स ऑफ नेशन के लिए, मतलब नेशन के भले के लिए, सबके अच्छाई के लिए अपनी जो पर्सनल हैप्पीनेस, अपना जो कंफर्ट था उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन वुमेन इन आइडियल इंडियन वुमेनहुड. कल्याणी का जो करेक्टर है वो आइडलाइज्ड रोल ऑफ वुमेन दिखाता है नेशनलिस्ट डिस्कोर्स में ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ कॉलोनियल स्ट्रगल. किस तरीके से औरतों ने भी नेशनलिज्म में साथ दिया था, स्ट्रगल में साथ दिया, उस चीज़ को आनंद मठ ने कल्याणी की हेल्प से दिखाया है. वुमेन 19th सेंचुरी में ऑफन ऐसे दिखाई गई हैं कि वो एक मतलब डोमिनेटिंग टाइप की, कि उन पे जो मेल्स थे वो डोमिनेट कर रहे हैं. बट यहाँ पे उन्होंने कल्याणी को एक स्ट्रेंथ, एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया है कि किस तरीके से एक इंडियन वुमेन ने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया जस्ट फॉर द नेशन, फॉर द अपहोल्ड ऑफ द नेशन वैल्यूज. हर करेक्टर मिरर फॉर इमेज वुमेन बीइंग अ मोरल बैकबोन ऑफ द फैमिली एंड द सोसाइटी, पर्टिकुलरली टाइम ऑफ डिजास्टर्स. उसमें दिखाया है कि किस तरीके से एक जो वुमेन होती है वो मॉरल बैकबोन होती है अपनी फैमिली और सोसाइटी का डिस्ट्रेस के टाइम पे. एक क्लोजली टाइड जो जनरल नोशन था
उस चीज़ को तोड़ता है और दिखाता है कि वुमेन किस तरीके से प्योरिटी, ड्यूटी एंड रॉयल्टी की तरफ होती हैं। कल्याणी इज़ विलिंग टू अबैंडन हर इंडिविजुअल डिज़ायर फॉर द ब्रॉडर कॉज ऑफ नेशन बिल्डिंग। कल्याणी जो थी वो अपना खुद का सब कुछ छोड़ने को तैयार थी सिर्फ एक नेशन बिल्डिंग के लिए। स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस इन अ फेस ऑफ एडवर्सिटी। ऑल्थो कल्याणी को पोर्ट्रे किया एज अ सेल्फलेस एंड डिवोटेड वाइफ, शी इज़ फॉर फ्रॉम पैसिव, मतलब भले ही वो एक सेल्फिश और डिवोटेड वाइफ थी, बट वो एक पैसिव ये नहीं थी कि वो सबके इंस्ट्रक्शन मानती रहे। शी इज़ एन एक्टिव वूमेन, शी इज़ एन रिसाइलेंट एंड स्ट्रॉन्ग करेक्टर, जो हर तरह की हार्डशिप सहने को तैयार थी सिर्फ इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। शी डज नॉट मेयरली फॉलो द डिसीजन ऑफ मेल कैरेक्टर, बल्कि उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हर मूवमेंट में, अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया फ्रीडम के मूवमेंट में। शी शी हैज़ अ वर्च्यू ऑफ करेज, मॉरल फॉर्टिट्यूड, जो क्वालिटी एक आइडल वुमेन की तरह पोर्ट्रे की गई है। मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ जो कल्याणी में दिखाई गई वो डीप कनेक्शन बताती है वुमेन्स का रोल सोसाइटी में और लार्जर सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्स ऑफ अ टाइम। वुमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनलिज्म। कल्याणी की हेल्प से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सिर्फ एक आइडल सेक्रीफाइस ही नहीं दिखाया, बल्कि ये भी दिखाया कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से वुमेन्स ने एक्टिव रोल प्ले किया नेशनलिस्ट के लिए, एक नोबल कॉज के लिए। जो कल्याणी के एक्शन थे वो ट्रेडिशनल जेंडर रोल ऑफ द टाइम, हर एजेंसी विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट इलिस्ट्रेट सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन हाउ द वुमेन वन सीन इन कॉन्डे नेशनलिज्म। मतलब कि जैसे उस टाइम पे वुमेन्स का रोल डिफाइन किया था, उसके रोल से बिल्कुल अलग कल्याणी का रोल जो है वो दिखाया गया। बंकिम चट्टोपाध्याय ने चैलेंज किया जो वुमेन्स के पैसिव रोल थे, उनको चैलेंज करके वुमेन को एज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया नेशन बिल्डिंग में। इट इज़ एन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एम्पावरमेंट एंड नेशनलिज्म, जहाँ पे एक वुमेन सब कुछ सेक्रीफाइस करके अपने नेशन के लिए लड़ी है। इम्पैक्ट ऑन कल्चर नेरेटिव। कल्याणी सेक्रीफाइस और पैट्रियटिज्म का सिंबल है जो रिफ्लेक्ट करती है ब्रॉडर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। उसका जो कैरेक्टर है वो दिखाते हैं कैसे वुमेन्स ने रोल प्ले किया नेशन बिल्डिंग में और एक फ्रीडम स्ट्रगल में। वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर बनी नेशनलिस्ट लिटरेचर की, जिसके हेल्प से वैल्यूज़ और आइडल्स को आर्टिकुलेट किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नॉट ओनली कंस्ट्रक्टेड द आइडल्स फॉर अ वुमेन बट ऑल्सो बिल्ड अ culture narrative that urged women to align their personal identities with the struggle of national independence. Kalyani sacrificed her devotion to the cause ultimately become important contribution to the nation more fabric. It caused both the patriotism and women emancipation. मतलब इस चीज़ ने दोनों किया, इस चीज़ ने वुमेन्स को एग्जीगेट किया कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जोड़े और अच्छे काम के लिए आगे बढ़े। हाउ डज अ नॉवल डिपिक्ट अ हार्श रियलिटी ऑफ एनी सोसाइटी। एक जो नॉवल है वो सोसाइटी की हार्श रियलिटी कई सारे तरीक़ों से डिपेक्ट कर सकती है, जैसे कि नरेटिव टेक्निक, कैरेक्टर डेवलपमेंट, थीमेटिक एक्सप्लोरेशन, जहाँ वो एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बनाती है रीडर्स के बीच में और डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट को डिस्कस करती है वर्ड के। इसका फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्ट्रगलिंग इंडिविजुअल। नॉवल हमेशा फोकस करती है ऐसे कैरेक्टर पे जिन्होंने इंटेंस पर्सनल और सोशल स्ट्रगल फेस किए हों। ये कैरेक्टर होते हैं मार्जिनलाइज्ड, ऑब्सेस्ड और एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए जो हाईलाइट करते हैं किसी सोशल इनजस्टिस को। ये जो नॉवेल्स होते हैं ना, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं जो ये स्ट्रगल कैरेक्टर का शो करती है। मतलब जो स्ट्रगल एक कैरेक्टर कर रहा है उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उस पर, वो ये शो करती हैं। और सोसाइटीज़ के जो इशू हैं जैसे पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, वायलेंस, उनको दिखाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, अगर आपको एग्जाम्पल याद हो जाते हैं आप लिख कर आइए। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए, बट अगर नहीं होते तो भी कोई नहीं। सेकंड पॉइंट है रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ पॉवर्टी, वायलेंस एंड ऑब्सेशन। नॉवेल्स जो हैं वो फोकस करती हैं सोसाइटल इशू पे और जो ऑफन टाइम वो प्रेजेंट करती है ग्राफिक और स्टार्क पोर्ट्रे की बेसिस में, जैसे कि पॉवर्टी, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशंस। This depiction are used to demonstrate the harshness and often brutal nature of social inequalities. ये जो depictions होते हैं ना, ये कई बार दिखाते हैं कि कितनी harshness या brutal nature है, social inequalities कितनी ज़्यादा है, वो सब ये दिखाई जाती हैं। इसका भी एग्जाम्पल हमने लिया है। देन थर्ड है एक्सप्लोरिंग सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज। ऑफन
Novel often shows how social structures and systems such as political system, class division, and racial discrimination are designed to maintain power imbalance and keep certain group at a disadvantage. ये जो novels है ना वो दिखाती हैं कि किस तरीके से एक social structure या पूरा system भी बना रखा है, जैसे political system या class division या racial discrimination बना रखा है, जहाँ पे एक imbalance create किया जाता है power का और कुछ group को disadvantages में रखा जाता है. ये system focus करते हैं कि किस तरीके से कुछ लोगों को के ऊपर डोमिनेट किया जाए. ये नॉवेल्स रिवील करती हैं जो इनजस्टिस सोसाइटी में हो रहा है और डेमोस्ट्रेट करती हैं कि कैसे इंडिविजुअल का करेक्टर पावरलेस बन जाता है इन लार्ज फोर्सेस के खिलाफ. फॉर द यूजेस ऑफ सिम्बलाइजेस एंड मेटाफर, ऑथर कई बारी सिम्बल्स एंड मेटाफर्स का यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए सोसाइटी की हार्श रियलिटी को, ताकि जो रीडर है वो डीपली अंडरस्टैंड कर सके सोशल इश्यूज़ को. और ये जो सिम्बल्स और मेटाफर होते हैं इनकी हेल्प से इनकी हेल्प से रीडर को आसानी होती है इंटरप्रेट करने के लिए जो भी सारी इनडायरेक्ट चीज़ें या इनडायरेक्ट इनजस्टिस हो रहा है उस सब को, और एक सोसाइटी में इंडिविजुअल कितना सफ़र कर रहा है उस सब को समझने में. देन है कॉन्ट्रास्टिंग आइडियलिज्म विद रियलिटी. कुछ नॉवेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रास्ट करेक्टरिस्टिक दिखाती हैं कि आइडियलिस्टिक होप क्या है या ड्रीम क्या है कैरेक्टर का, कि वो कुछ बनना चाहता है, वो कुछ अचीव करना चाहता है, और किस तरीके से जो सोसाइटी की हार्श रियलिटी है उसके लिए सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रही हैं, और वो एक टेंशन क्रिएट कर रही हैं जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहा है. तो ये एक डिसइल्यूशनमेंट सामने आता है इस कॉन्ट्रास्ट से, और ये हाईलाइट करता है सोसाइटल फॉलिंग को दैट प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम अचीविंग देयर एस्पिरेशन. देन आता है नरेटिव टोन एंड स्टाइल. जो टोन एंड राइटिंग स्टाइल है नॉवल का वो कई बारी बताता है कि किस तरीके से जो हार्श रियलिटी है सोसाइटी की वो लोगों के सपने तोड़ देती है, लोगों की उम्मीदें तोड़ देती है. अ प्लीक सॉम्बल और ग्लीटी टोन कैन सेट द मूड फॉर अ स्टोरी दैट एड्रेस अ सीरियस एंड पेनफुल सब्जेक्ट. जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, इमोशनल डेप्थ और रियलिस्टिक डायलॉग यूज़ किया जाता है जो कि हार्शनेस लेके आता है सोसाइटल कंडीशन में, वो रीडर को और ज़्यादा जो है कनेक्शन फील कराता है करेक्टर के साथ. देन डायलॉग एंड इंटरेक्शन. जो डायलॉग और इंटरेक्शन करेक्टर के बीच में होता है वो उसके हेल्प से नॉवल रिफ्लेक्ट करता है पावर डायनेमिक्स, प्रेजुडाइज एंड क्लास डिस्पैरिटी प्रेजेंट इन अ सोसाइटी. इस तरीके से the way characters speak to each other, the kind of relationship they form and the conflict they experience all serve as a reflection of social reality. जो रिलेशनशिप एक करेक्टर्स के बीच में होती है या फिर जिस तरीके से करेक्टर एक दूसरे को एड्रेस कर रहे होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में हो रहा होता है, वो बताता है कि क्या सोसाइटी की रियलिटी है और किस तरीके से लोग रह रहे हैं. डिपिक्ट ऑफ ह्यूमन सफरिंग. वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट वे अ नॉवल कैन डिपिक्ट द हार्श सोसाइटल रियलिटी इज थ्रू द सफरिंग एक्सपीरियंस बाय करेक्टर. एक जो सबसे डायरेक्ट वे है ना जिससे जो नॉवल है वो सोसाइटी की हार्श रियलिटी को दिखाता है वो होता है कैरेक्टर की सफरिंग को. वो कैरेक्टर को उस सिचुएशन में रख के आपको दिखाता है कि किस तरीके से वो सफ़र कर रहा है, फिजिकल पेन झेल रहा है, इमोशनल ट्रॉमा झेल रहा है, एग्जिस्टेंट डिस्पेयर झेल रहा है. ऑथर जो है वो तरह तरह के कैरेक्टर्स को यूज़ करता है, उनकी सफरिंग को शो करता है एक्सपोज करने के लिए जो इनजस्टिस वो फेस कर रहे हैं. देन ये क्वेश्चन है हाउ डज आनंद मठ डिपिक्ट द नेशन एज अ मदर. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो आनंद मठ था उसने नेशन को एक माँ की तरह डिपिक्ट किया है, जिन्होंने जो बहुत ही डीपली सिंबॉलिक और इमोशनल फ्रेमवर्क शो करता है. ये जो पोर्ट्रे है ये हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर और रिलीजियस कॉन्सेप्ट है इंडिया का उससे बिल्कुल अलाइन करता है. हमारा जो कल्चर है वो ये कहता है कि जो नेशन है हमेशा हमने उसे इस तरीके से देखा है जो प्रोटेक्टिव या स्केयर्ड फिगर है, ठीक है, मतलब पूजनीय फिगर है. और जो रिप्रेजेंटेशन भारत माता की कही है, भारत माता मतलब द मदरलैंड आनंद मठ में, वो बहुत ही आइकॉनिक है और इन्फ्लुएंटल है इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ भारत माता, जो कॉन्सेप्ट है भारत माता का वो बहुत ही पावरफुल एक इमेज जो है वो आनंद मठ ने क्रिएट किया है भारत को एज अ मदर गॉडेस, जो सिंबलाइज करती है नेशन को. और नेशन के फ्रीडम स्ट्रगल में हमने इसे इस तरीके से पोर्ट्रे किया है कि ये लोगों का धर्म है कि वो नेशन को सर्व करे, क्योंकि वो अपनी माँ को सर्व कर रहे हैं. और क्योंकि बच्चों का धर्म होता है कि वो अपनी माँ का ध्यान रखे, तो इसलिए हमें अपने नेशन को प्रोटेक्ट करना है. इस तरीके से कनेक्शन बिल्ड करा है. मदर एज अ सोर्स ऑफ लाइफ एंड सस्टेन. नॉवल के अंदर नेशन को एक मदर की तरह पोर्ट्रेट किया है जो कि सोर्स है सारी अच्छाई की, सारी चीज़ों का, और उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ही वर्थ इट है. मतलब क्योंकि हम अपनी ऐसे दिखाए कि हम अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो
वो एक कनेक्शन बिल्ड करके चीज़ें डेवलप करी है। मदर फिगर नरिश हर चिल्ड्रन द सिटीजन एंड प्रोवाइड देम विद द वैल्यू कल्चर आइडेंटिटी दैट शेप देयर एग्जिस्टेंस। यहाँ पे मदर फिगर को ऐसे दिखाया है कि मदर फिगर जो है वो अपने बच्चों को मतलब अपने सिटीजन्स को सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, वैल्यू कल्चर आइडेंटिटी, और उनके एग्जिस्टेंस को शेप करती है। तो अगर आप मदरलैंड के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो बहुत ही पुण्य का काम है। इस तरीके से चीज़ें दिखाई हैं। सेक्रीफाइस एंड पेट्रोटिज्म, जो कैरेक्टर है आनंद मंथ का, उन्होंने डिपिक्ट किया है सेक्रीफाइसिंग देयर पर्सनल डिज़ायर। आनंद मंथ जो कैरेक्टर है कल्याणी वाला जो चीज़ें हैं वो मैंने पार्ट 1 में बताई हैं कल्याणी के बारे में। तो आनंद मंथ में जो कल्याणी को दिखाया है कि वो एक सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है और वो सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है, सिर्फ अपना कंफर्ट, अपनी पर्सनल डिज़ायर, सब कुछ, ताकि वो अपने माँ के लिए मतलब मदरलैंड के लिए काम कर सके। मतलब एक मॉरल फाउंडेशन और सेल्फिशनेस बिल्ड करी है। इमेजनरी ऑफ गॉडनेस दुर्गा, उन्होंने माँ को डायरेक्ट भारत माँ को एक दुर्गा माँ की तरह दिखाया है, जो पावर का रिप्रेजेंटेशन है, जो राइटनेस का रिप्रेजेंटेशन है, और वो डिफीट करती है किसी भी बुरी चीज़ को, बुरी शक्ति को। ये जो कनेक्शन है वो इम्प्लीफाई करता है मैटरनल इमेज को नेशन की, एज वन नॉट ओनली न्यूट्रलाइज बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टिव। जस्ट एज दुर्गा इज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ ईवल एंड प्रोटेक्टर ऑफ हर चिल्ड्रन, द नेशन टू इज सीम एज अ एंटिटी दैट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेज। जैसे कि दुर्गा को दिखाया जाता है कि दुर्गा माँ जो है वो हमेशा ईवल से अपने बच्चों को बचाती है, उसी तरीके से भारत माँ को दिखाया गया है कि भारत माँ मतलब हमारा जो नेशन है वो प्रोटेक्ट करता है अपने सिटीजन्स को किसी भी ईवल से और एक्सटर्नल इंटरनल पावर से, कोई भी थ्रेटन से। देन नेशनलिस्ट हाइम वंदे मातरम, आपने सबको पता होगा कि वंदे मातरम आनंद मत में लिखा गया था। वंदे मातरम एक सॉन्ग है जो कहता है कि आई बो टू द मदर द नेशन एज अ मदर, जहाँ पे नेशन को एज अ मदर दिखाया है। ये जो पोएम है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी और ये दिस बिकम द रीलिंग क्राई फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वंदे मातरम गाया जाता था और ये दिखाता है कि नेशन एक माँ है और उस फिगर को मतलब उसकी पूजा के लिए एक सॉन्ग ऐसे लिखा गया है। बार बार वंदे मातरम कहने से एक सेंस ऑफ कनेक्शन डेवलप होता है लोगों में कि हाँ, हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, हम उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। देन पेट्रियोटिक ड्यूटी एज अ पैटर्नल कॉल, आनंद मत द कॉल टू एक्शन फॉर फ्रीडम इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज इट मैटरनल कॉल। आनंद मत में ये कहा गया है कि अगर आप इंडिपेंडेंस के लिए आ रहे हैं तो ये कोई पॉलिटिकल या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी, बल्कि ये है कि आपकी माँ आपको बुला रही है, आपको डिवोशन और लॉयल्टी शो करना चाहिए, जिसकी हेल्प से लोगों ने ये समझा कि ये हमारा कोई भी इसलिए नहीं कर रहे हम क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस मतलब एक पॉलिटिकल रीज़न है या कुछ, उन्हें ये चीज़ समझ आई हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी माँ को बचाना चाह रहे हैं। और जहाँ माँ की बात आती है वहाँ लोग मतलब इमोशनल हो गए। द करेक्टर्स इन अ नोवेल आर नॉट ओनली मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बट दे वर डीप इमोशनल एंड मोरल कमिटमेंट टू द मदरलैंड। और जो करेक्टर्स यहाँ पे शो किए गए थे उसमें ये नहीं दिखाया था कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई पॉलिटिकल पावर चाहिए या कुछ और, वो इसलिए क्योंकि वो अपने मदरलैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। नेशन अगर सफ़र कर रहा है या नेशन को कोई दिक्कत हो रही है तो मतलब उनकी माँ को कोई दिक्कत हो रही है। रीइंफोर्समेंट ऑफ कल्चर आइडेंटिटी, जो इमेजनरी मदरलैंड उन्होंने बनाई थी उसकी हेल्प से एक सेंस ऑफ कल्चर आइडेंटिटी और यूनिटी लोगों में जागी और मदर फिगर को सिंबलाइज किया एज अ नेशनल रिच कल्चर हेरिटेज। और उनको प्रिजर्व करने के लिए लोगों ने बहुत मतलब स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर काम किया। जेंडर रिप्रेजेंटेशन, जेंडर पोर्ट्रे ऑफ नेशन एज अ मदर ऑल्सो प्ले अ ट्रेडिशनल इंडियन व्यू ऑफ वुमेनहुड एज अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस सेल्फिशनेस एंड न्यूट्रिटी। अब क्योंकि उन्होंने भारत माँ ही कहा, मतलब भारत को एज अ फादर फिगर ना करके उन्होंने एक जेंडर रोल की तरह उसे यूटिलाइज़ किया कि जेंडर मतलब वुमेन, क्योंकि वुमेन का रोल हमेशा हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में भी ये रहा है कि वुमेनहुड मतलब सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस सेल्फिशनेस एंड न्यूट्रेंसेंस। देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप ऑफ द नॉवल आज़ादी। नॉवल आज़ादी को मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन मतलब इसमें वही कंटेंट लिखा जाना है। अगर आपको इसकी हेडिंग देखनी है या आपको इसे डीप में पढ़ना है तो आप वीडियो रोक के इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसका कंटेंट आपको दिखा रही हूँ, बट मैं ऑलरेडी इस चीज़ को समझा चुकी हूँ। चीज़ें वही लिखनी है, थोड़ा बहुत चेंज करना है बिकॉज ऑफ क्वेश्चन डिमांड। तो मैं इसे दोबारा नहीं समझा रही क्योंकि अगर मैं इसे समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी पार्ट 1 में बता दिया है तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ को दोबारा बताने का। आप देख लीजिएगा इसे, इसके सारी हेडिंग्स हैं, कंटेंट है, आपको पढ़ना है। आराम से वीडियो रोकिए और
आराम से इसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देन आ जाता है नॉवल इज़ अ फिगमेंट ऑफ राइटर इमेजिनेशन कमेंट। ये जो स्टेटमेंट है कि नॉवल एक फिगमेंट है राइटर इमेजिनेशन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिखाता है क्रिएटिव नेचर को नॉवल राइटिंग की, कि नॉवल राइटिंग कितना क्रिएटिव नेचर है। नॉवल जो है वो एक लिटरली फॉर्म है जो राइटर को फ्रीडम देती है कि वो किसी भी स्टोरी को, कैरेक्टर को, इवेंट को अपने दिमाग के हिसाब से बना सके, जो भी उसने थॉट एक्सपीरियंस किया है वो सब कुछ बता सके। क्रिएशन ऑफ फिक्शनल वर्ड, नॉवल अलाउ करती है राइटर को कि वो एक फिक्शनल वर्ड क्रिएट कर सके जहाँ पे उसकी खुद की इमेजिनेशन ही हो, मतलब अपनी सिर्फ इमेजिनेशन के बेसिस पे एक नई दुनिया क्रिएट करने की पावर वो उसको देती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, नॉवल जो है वो सिर्फ स्टोरी नहीं बताती है बल्कि कोई एक डीपर आइडिया, कोई इमोशन या फिलोसफिकल थीम कन्वे करने की कोशिश करती है। राइटर अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके इन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक्सप्लोर करता है, जैसे फ्रीडम, लव, आइडेंटिटी, मोरालिटी और मैनी मोर। देन रिफ्लेक्टिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो प्लॉट और करेक्टर नॉवल में यूज़ किए जाते हैं भले ही वो इमेजनरी होते हैं बट कहीं ना कहीं वो एक रियल ह्यूमन इमोशनल एक्सपीरियंस और सोशल रियलिटी को दिखा रहे होते हैं। देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इमेजिनेशन राइटर को फ्रीडम देती है कि वो सारी बाउंड्रीज़ को तोड़ के जो भी उसे बताना है, जो भी रियलिटी उसे कन्वे करनी है, जो भी इमोशन उसे कन्वे करना है, जो भी चीज़ उसे बोलनी है वो बोल सकता है, चाहे वो उसका फैंटेसी हो, साइंस फिक्शन हो, कुछ भी हो, अल्टरनेटिव रियलिटी, एक नया वर्ड भी क्रिएट करना चाहे ना तो कर सकता है। देन आता है सिम्बोलिज्म एंड मेटाफोर, राइटर्स जो है, राइटर्स इमेजिनेशन ऑफन ब्रिंग सिम्बोलिज्म एंड मेटाफोर इन अ रिलेटिव। क्या होता है कि राइटर जो है अपनी इमेजिनेशन के अंदर हमेशा मेटाफर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो किसी एक इवेंट को सेट करते हैं, इवन कैरेक्टर को किसी और चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। इमोशनल इम्पैक्ट, नॉवल इमोशन एंड प्रोवोक थॉट इवन थो they are not real in a literally sense. The imaginary scenario in novel create a deep emotion response in readers, whether joy, fear, etc. देखो, भले ही नॉवल के अंदर हमारी चीज़ें रियल ना हो बट एक तरीके से जब एक रीडर नॉवल को पढ़ता है तो नॉवल इस तरीके से लिखी गई होती है कि एक सेंस ऑफ कनेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से इमोशंस प्रोवोक होते हैं और थॉट डेवलप्स होते हैं। अगर नॉवल में कोई चीज़ लिखी है तो वो एक इमोशनल इम्पैक्ट डालती है और एक इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट करती है रीडर के माइंड में, चाहे वो सोरो हो, जॉय हो, फियर हो या होप हो। इन्फ्लुएंस ऑफ इमेजिनेशन ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़, कई बार ये जो राइटर हैं वो अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके कमेंट करते हैं या क्रिटिक करते हैं सोसाइटी और पॉलिटिक्स को। नॉवल की हेल्प से हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है नॉवल ने किसी भी इंसान की, मतलब लोगों की पब्लिक थॉट्स को शेप करने में, उनका परसेप्शन बनाने में। देन फिक्शनल इवेंट एंड करेक्टर, नॉवल हैज़ द फ्रीडम टू क्रिएट इवेंट दैट मे नेवर हैपन इन अ रियल लाइफ एंड करेक्टर और मे नॉट एग्जिस्ट। नॉवल के पास इतनी पावर है कि वो कोई ना ऐसा इवेंट भी बना सकता है जिसका कोई मतलब ही ना हो, जो शायद कभी पॉसिबल ही ना हो पाए। जैसे कि एनीवेटोर, डोरेमोन का एग्जाम्पल ले लो, शायद ये चीज़ कभी पॉसिबल ना हो कि आपके पास ऐसा कोई रॉबर्ट हो या ये चीज़ हो, बट नॉवेल्स, कैरेक्टर्स कुछ भी बन सकती है। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, बाकियों में था। वेल इमेजिन इफ टेक ऑफ द यू हैव पर्सनालिटी, क्विक एंड डिज़ायर, मतलब नॉवल के पास पावर होती है कि आप कुछ भी इमेजिनेशन वर्ड बना सकते हो अपने हिसाब से, जो चीज़ें कभी एग्जिट ना करती हो, कभी हो भी ना, आप उन्हें भी लिख सकते हो। अब आ जाता है हाउ डज रीडिंग नॉवल इन्फ्लुएंस अ रीडर रिस्पॉन्स टू हिज और हर सराउंडिंग, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। Reading novel can profoundly influence the reader response to their surrounding, as novel often a window to the new perspective, idea, emotional, and experience. Through the process of reading, person can gain a deeper understanding of human behavior, societal issue, and their own emotion, which in turn affect how they engage to the world. The impact of both intellectual and emotional. यहाँ पे पूछा है कि किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नॉवल को रीड करके रीडर के दिमाग में एक रिस्पॉन्स बन जाता है अपनी सराउंडिंग को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बहुत रीडर अगर इस चीज़ को पढ़ता है नॉवल को तो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उसका इंटेलेक्चुअली भी और इमोशनली भी। अब कैसे? इन्हांस द एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, नॉवल जो है वो रीडर को एक कॉम्प्लेक्स करेक्टर को के हेल्प से वेराइड करेक्टर, इमोशंस, एक्सपीरियंस और मोटिवेशन देती है, जिसकी हेल्प से जो रीडर है वो कनेक्ट कर पाता है करेक्टर से और एम्पैथी डेवलप कर पाता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाता है और डीपर एप्रिसिएशन दे पाता है डिवर्स ह्यूमन एक्सपीरियंस को। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। देन आता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन सोशल इश्यूज़। अगर हम डिफरेंट नॉवल्स पढ़ते हैं तो हमें डिफरेंट कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर्स, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने का मौका मिलता है, जिससे हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉडर होता है। देन आ जाता है
shifting in value and belief. Novel often present a more dilemmas and philosophical reflection that can challenge the reader accepting value and belief. Novel हमेशा ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा फंसे हुए चीज़ें, philosophical thought दिखा दिए, जिससे क्या होता है कि रीडर की जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ होती है ना, वो चैलेंज होती है कि अच्छा मैं तो ये सोचता था, बट अच्छा इसमें ये लिखा है, इसने ये चीज़ फेस की, तो ये हो सकता है। वो कॉन्फ्लिक्ट करता है राइट और रॉन्ग के बीच में, क्या सही है, मॉरली क्या चीज़ था, एथिकली क्या ठीक है। तो एक मतलब ऐसा होता है कि उसका बिलीव और वैल्यू जो था वो शिफ्ट हो जाता है। आपने अगर कभी बुक पढ़ी होगी, कोई नॉवल पढ़ी होगी, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ ज़रूर हुई होगी। ना आता है डिफरेंट आउटलुक ऑन पर्सनल चैलेंजेस। कैरेक्टर इन नॉवल फेस अ इमेंस पर्सनल चैलेंजेस। जो नॉवल के कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पर्सनल चैलेंजेस फेस करते हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीज़न लेते हैं, बहुत ज़्यादा दुख झेलते हैं, इमोशनली ग्रो करते हैं। जो रीडर्स हैं वो उस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं और अपने आप के लिए एक डिफरेंट आउटलुक बनाते हैं। अपने कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा हो कि आप किसी कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं और वो किसी चीज़ में इमोशनली स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो आप भी उस स्ट्रेंथ को फील करते हो कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ, बिकॉज ये भी तो मेरे जैसी है। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। देन एस्केपिज्म एंड कॉपिंग मैकेनिज्म। समटाइम नॉवल आपको अ मीन ऑफ स्केप प्रोवाइड करते हैं रियलिटी से। कई बार लोग इसलिए भी पढ़ते हैं नॉवल क्योंकि वो जो डिल्यूजन वर्ड नॉवल ने क्रिएट किया है वो उसमें खोना चाहते हैं, यहाँ से स्किप करना चाहते हैं, जो अलाउ करते हैं रीडर को कि वो एंटर कर सके एक फैंटेसिक वर्ड में। देन इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। नॉवल जो है वो इनकरेज करती है रीडर को कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके राइटिंग के थ्रू और आर्ट और कॉन्वर्सेशन के थ्रू, एक्सप्लोर कर सके इमोशन को, रिलेशनशिप को, फिलोसफिकल आइडियाज़ को। अब यहाँ पे आता है डिस्कस द पोर्ट्री ऑफ ट्रोमा एंड पेन इन आज़ादी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन। देखो यहाँ पे भी वही है जो पार्ट 1 में मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की थी, मैं इस आंसर को भी दिखा रही हूँ। आई डोंट थिंक सो इसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है, बिकॉज इसकी चीज़ें सारी पार्ट 1 वाला जो क्वेश्चन था उससे सेम है। मैं आपको ये आंसर दिखा देती हूँ, आप आराम से वीडियो रोक के इसे पढ़ लीजिएगा। बट हाँ, इसे पढ़ाने का दोबारा कोई ऐसे सेंस है नहीं, बिकॉज वीडियो लंबी ही होगी और सेम ही चीज़ें हैं, सेम ही मतलब मेन आपको चीज़ें पता होना। देखो नॉवल का आपको ये पता है कि कोर आइडिया क्या है, क्या क्या कैरेक्टर था, क्या चीज़ें हैं, तो फिर यू आर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट, यू आर कैपेबल कि आप खुद से लिख कर आ जाओ। बिकॉज अब इतने कैपेबल तो आप हो कि एक वर्ड तो रट के नहीं जाओगे। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द थीम एंड आइडिया, एंड आफ्टर दैट यू आर क्वाइट कैपेबल टू राइटिंग द थिंग्स, टू फिलिंग द पेपर। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।